बच्चों 11th क्वेश्चन जो है हमारा उसको ध्यान से देखो। मिसलेनियस का 11th क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी में मिसलेनियस का 11th क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि तुम एक गेम खेलते हो। क्या गेम खेलते हो कि अगर 6 आएगा, डाइस मैंने तुम्हें दे दी, मैंने तुम्हें क्या बोला कि अगर 6 आएगा, तुम्हारा 6 आ गया तो मैं तुम्हें 1 रुपया दूंगा, तुम जीत जाओगे। पर अगर 6 नहीं आया, कोई और नंबर आ गया तो तुम गेम हार जाओगे। क्लियर? अब गेम हार जाओगे तो तुम 1 रुपया मुझे दोगे। मैंने बोला है उसमें एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि अगर तुम गेम जीत गए तो मैं तुम्हें 2 रुपए दूंगा, और गेम हार गए तो तुम मुझे 1 रुपया देना। ऐसे भी आ सकता है, या रिवर्स भी हो सकता है कि अगर तुम गेम जीत गए तो मैं तुम्हें 1 रुपया दूंगा, हार गए तो तुम मुझे 2 रुपए देना। इट्स ओके, लैंग्वेज चेंज हो सकती है पर करने का तरीका तो सेम रहेगा। जो इस क्वेश्चन को मैं करवा रहा हूं वही तरीका रहेगा ना, डिजिट्स ही तो चेंज होंगे बस। तो मैंने इसमें क्या बोला हुआ है कि अगर 6 आएगा तो तुम गेम जीत जाओगे, 1 रुपया मैं तुम्हें दे दूंगा। राइट? आगे देखो क्या लिखा हुआ है कि 3 बार तुम्हें थ्रो करना है। मैन डिसाइडेड टू थ्रो अ डाई थ्राइस, 3 बार तुम्हें थ्रो करना है। बट टू क्विट एज एंड व्हेन ही गेट्स अ 6, लेकिन जैसे 6 आता है ना तुम गेम क्विट कर सकते हो। ये मैंने ऑप्शन दे दिए, 3 चांस दिए मैंने तुम्हें डाई दे दी तुम्हारे हाथ में, भाई 3 चांस है तेरे पास, फिर नहीं तो उसके बाद दूसरे बच्चे का नंबर आएगा। 3 चांस है, 3 बार डाइस को थ्रो कर, लेकिन जैसे 6 आएगा तुम चाहो तो गेम क्विट कर सकते हो। मेरी बात समझ गए ना? राइट? अब 3 चांस तो ले सकते हो ना तुम। अब देखते हैं बच्चों कि क्या क्या हो सकता है। तुमसे उन्होंने क्या पूछा गया है, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द अमाउंट ही विन और लूज। तो इसका मतलब ये हुआ, एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन को बोलते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू किसको बोलते हैं? मीन को बोलते हैं। क्लियर हो गया? राइट? तो अब हम कैसे करेंगे देखना बच्चों आप कि क्या क्या हो सकता है वो आप सोचो। हो सकता है पहली बार में 6 आ जाए। कितनी बार थ्रो किया है? 3 बार। हो सकता है फर्स्ट टाइम में 6 आ जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन गेटिंग 6 इन फर्स्ट थ्रो, पहली थ्रो में 6 आ गया। क्लियर? तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों? 1/6 होगी। 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6 होगी। साथ साथ ना हम यहां पर वो बनाएंगे कि मनी और जो उसका एक्स आई यहां पर होगा, रैंडम वेरिएबल हमारा 1/6 हो जाएगा, नहीं एक्स आई रुपीज हो जाएंगे, और प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी? पी आई हमारा, और एक्स आई मैं रुपीज को ले रहा हूं, रुपीज को। क्लियर? अब 1/6 आया तो प्रोबेबिलिटी क्या है? पहली बार में फर्स्ट टाइम थ्रो किया डाई को और तुम जीत गए, 6 आ गया। 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। तो तुम 1 रुपया जीत गए ना बच्चों, तो मैं तुम्हें 1 रुपया दूंगा ना, तो प्लस लिख रहा हूं, +1 का मतलब है 1 रुपया तुम जीत गए, माइनस लिखूंगा तो तुम हार गए। ओके? राइट? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन गेटिंग 6 इन सेकेंड थ्रो में, मान लो सेकेंड थ्रो में 6 आता है। ये बात बताओ, अगर सेकेंड थ्रो में 6 आता है, पहली बार नहीं आया, भाई 3 चांस है ना तुम्हारे पास। मैंने तो बोला है तुम 3 बार थ्रो कर सकते हो। पहली बार 6 नहीं आया तो पहली बार तुम हारे थे ना, तो जो पहली बार हारे थे उसकी प्रोबेबिलिटी, पहली बार जब हारे थे उसकी प्रोबेबिलिटी इनटू दूसरी बार जब तुम जीते उसकी प्रोबेबिलिटी। एंड की सेंस हो रही है तो मल्टीप्लाई करोगे, पहली बार हारे, दूसरी बार जीते। क्लियर? तो क्या बन गया? 5/36। अब पहली बार हारे बच्चों तो 1 रुपया तुम मुझे दोगे ना, फिर दूसरी बार तुम जीत गए तो मैं तुम्हें 1 रुपया दूंगा ना बच्चों, तो इज इक्वल टू क्या हुआ? 0 रुपीज। बात समझ आएगी? नो लॉस नो प्रॉफिट। प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन गेटिंग 6 इन थर्ड थ्रो, तीसरी बार थर्ड थ्रो, तो 5/6 इंटू 5/6, 2 बार तो हार गए, इंटू 1/6, तो ये बन गया 25/216। तो -1 +1 बोलो, 1 रुपए का लॉस है। अब बच्चों ये भी तो हो सकता है कि वो तीनों बार हार जाए,
probability of man not getting 6 in any throw, तीनों बार हार गया, not getting 6 in 3 throws, तीनों बार हार गया बच्चों, क्लियर, तीनों बार हार गया तो 5/6 into 5/6 ये हारने की प्रोबेबिलिटी है। तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों 125/216, तो -1 -1 -1 तो -3, यानी 3 रुपए का नुकसान होगा। अब आता है PIXI, एक्सपेक्टेड वैल्यू, जो EX होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो आप इनको मल्टीप्लाई करो, 1/6 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 25/216 आ जाएगा और माइनस का 375/216 आ जाएगा। तो मुझे बता दो कि आंसर क्या आया फाइनली। हाँ ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों। एक हमारे पास तीनों बार हार गया ना वो, तो एक बार दिया या तीनों बार हार गया तो ठीक तो है। सर 2 बार भी तो 6 आ सकते हैं, सर 3 बार तो आ सकता है, उसको फिट करना पड़ेगा ना। हाँ, उसको लिखा हुआ मैन डिसाइडेड टू थ्रो अ डाई थ्राइस बट टू क्विट एज व्हेन ही गेट्स अ 6। जैसे 6 आएगा गेम क्विट कर जाओगे तुम, जैसे 6 आएगा गेम क्विट कर जाओगे। तो इसमें 2 बार 6 नहीं आ सकता। मैं दूसरे बच्चों को चांस दूंगा ना, मान लो अगर तुम पहली बार में ही आ गया 6 तो तुम गेम क्विट कर जाओगे। लेकिन हमने सोचा नहीं आया यार, क्या क्या हो सकता है। दूसरी बार में 6 आया, राइट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये। अब तीसरी बार में 6 आया, अब तुम ये सोचो सर 2 बार 6 आ जाए तो मैं आने कैसे दूंगा। जैसे ही पहली बार 6 आएगा मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। भाई अगर पहले और चाहे निकल यहां से, किसी और को भी तो चांस मिलना चाहिए। लिखा है बट टू क्विट व्हेन ही गेट्स अ 6, बट टू क्विट यानी उसको क्विट करना पड़ेगा। इंग्लिश की हिंदी करो, राइट। तो इसको एक से निकालना बच्चे, टोटल कितना आ रहा है, इसको सोल्व करके मुझे यहां बताओ आंसर कितना आ रहा है। यहां पर इसका पूरा एलसीएम लो और देखो कि क्या आंसर आ रहा है। माइनस में आएगा शायद, तो यहां पर जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है ₹364/216। देखना, चेक करना बच्चों, यही आ रहा है। तो बच्चों उसको लॉस हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है। कुछ एनसीईआरटी में ये आंसर नहीं है, कुछ में है, राइट। तो जो पुरानी एनसीईआरटी है उसमें ये आंसर नहीं है, तो चेक कर लेना। यस बच्चों, 8th क्वेश्चन, लीप ईयर में बच्चों ट्यूसडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। 8th क्वेश्चन मिसलेनियस का, कि अगर लीप ईयर है बच्चों, तो उसमें आपको ट्यूसडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 ट्यूसडेज। 53 संडे आ सकता है, 53 मंडे आ सकते हैं, कोई भी डे आ सकते हैं, राइट। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 ट्यूसडे, इसकी प्रोबेबिलिटी तुम्हें निकालनी है। ये क्वेश्चन है तुम्हारा। अब लीप ईयर में कितने डेज होते हैं बच्चों, 366। तो आप 366 को पहले डिवाइड करो 7 से, राइट। कितने वीक्स आ जाएंगे भाई, 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो नंबर ऑफ वीक्स आ जाएंगे ना। और जितने वीक्स आएंगे उतने तो संडे होंगे ही होंगे, उतने ट्यूसडे होंगे ही होंगे, राइट। तो जब मैं इसको करूंगा बच्चों डिवाइड, तो 52 से डिवाइड होगा और यहां पर बच्चों 364 आएगा, नीचे 2 दिन बचते हैं, तो 52 वीक तो पक्का है बच्चों, होंगे ही होंगे। और 2 डेज बच्चों, इसका मतलब ये हुआ 366 डेज में 52 वीक होते हैं बच्चों, कंप्लीट वीक, प्लस 2 डेज बचते हैं, डिवीजन आती है ना, राइट। तो ये हमने जो डिवीजन किया समझ आ गई तुम्हें। अब ये 2 दिन है बच्चों, 52 ट्यूसडे तो होंगे ही होंगे ना बच्चों। हमसे पूछा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 ट्यूसडे। इसका मतलब है एक ट्यूसडे यहां पर आ सकते हैं ना, ये 2 दिन बच गए ना। अब ये 2 दिन कौन कौन से हो सकते हैं, मंडे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे हो सकती है ना। अब इनमें ट्यूसडे कब कब आ रहे हैं, एक ट्यूसडे आ रहे हैं यहां पर, एक आ रहे हैं यहां पर, राइट। तो 2 पेयर है ना बच्चों, और टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 ट्यूसडे
53 ट्यूसडे होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/7, यानी इन दोनों में से कोई एक पेयर होगा ना, तो 2C1 एक्चुअल में होता है 2C1 7C1, तो 2/7 आंसर आ गया। लेकिन अगर ये सेम क्वेश्चन ऐसा आता है नॉन लीप ईयर, क्या आता है बच्चों, नॉन लीप ईयर, तो अब तुम बताओ नॉन लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 365, तो 52 प्लस 1 डे, 52 वीक तो होंगे ही होंगे, और एक दिन बचेगा बच्चों। अब जो एक दिन बचेगा वो मंडे हो सकते हैं, ट्यूसडे हो सकते हैं, वेडनेसडे हो सकते हैं, थर्सडे हो सकते हैं, फ्राइडे हो सकते हैं, सैटरडे हो सकते हैं, संडे हो सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 ट्यूसडे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 ट्यूसडे, इनमें से एक जगह ट्यूसडे आ रहा है ना, तो 1/7। कोई डाउट, स्टेप समझ आ गए? तो ये नॉन लीप ईयर है और ये लीप ईयर का केस है, तो जल्दी से इसको नोट कर लो, बल्कि बाद में नोट करना, एक क्वेश्चन छोटा सा यहाँ पर और हो सकता है मिसलेनियस का ही। आप फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, आप मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन देखो, आप फर्स्ट क्वेश्चन मिसलेनियस का यहाँ पर हो जाएगा। यस बच्चों, आप क्वेश्चन पढ़कर देखो, देखो उसमें क्या लिखा हुआ है कि P ऑफ A नॉट इक्वल टू 0, P ऑफ A जो है नॉट इक्वल टू 0 है, एंड A एंड B आर द टू इवेंट्स, फाइंड, और जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है, A इज द सबसेट ऑफ B, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B ऑब्लिक A। क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, A B का सबसेट है, A B का सबसेट है बच्चों। पहले बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। एग्री बच्चों? अगर A B का सबसेट है, इसका मतलब ये हुआ दैट इज इक्वल टू P ऑफ A। देखो, अगर A B का सबसेट है तो A इंटरसेक्शन B जो होगा वो A तो होगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चों देखो, आप A है 1 2, क्लियर, और B है बच्चों 1 2 3 5, तो A B का सबसेट है ना, A इज द सबसेट ऑफ B, तो बताओ A इंटरसेक्शन B क्या होगा, 1 2, यानी A इंटरसेक्शन B A होगा ना। एग्री बच्चों? मैंने एग्जांपल से प्रूव कर दिया। तो जहां P ऑफ A इंटरसेक्शन B है, मैं वहां पर क्या लिख रहा हूं, P ऑफ A, और नीचे भी क्या है, P ऑफ A, तो आंसर क्या आ गया, 1। तो ये पूछा गया था इफ A इज द सबसेट ऑफ B, तो आंसर क्या होगा, 1। अब जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें लिखा हुआ है A इंटरसेक्शन B 5 है। 5 क्या होता है, नल सेट। 5 क्या होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B ऑब्लिक A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। एक बात बताओ मुझे तुम, A इंटरसेक्शन B 5 है, 5 है, तो बच्चों आंसर 0 हो गया, नल सेट, नथिंग इज कॉमन। 5 का मतलब क्या है, नथिंग इज कॉमन बिटवीन A एंड B। याद करो, ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे किया था, जो बच्चे रेगुलर है क्लासेस में, जब हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर हमने E सेट बनाया था, F सेट बनाया था, उसमें इंटरसेक्शन ही नहीं आया था, 0 आया था। एग्जाम्पल भी था ऐसे शायद, है ना, तो और अनसोल्ड भी किया हमने, अनसोल्ड किया था, तो इंटरसेक्शन उसमें 0 आया था, तो इंटरसेक्शन 0 है, तो ऊपर बच्चों आंसर क्या हो गया, 0। तो 0 बाय P ऑफ A क्या होता है बच्चों, 0 आंसर, तो इसका आंसर 0 हो गया। मेरी बात समझ गए? ये नोट कर लो आप देखना बच्चों, आप अब मैं एग्जाम्पल 36, NCERT एग्जाम्पल 36 बच्चों, NCERT बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ट्रिपल टी वाला क्वेश्चन है बच्चों, ये 100% लिख दो इसके ऊपर। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, NCERT एग्जाम्पल में एक बार लैंग्वेज देख लो आप, जिनके पास बुक्स नहीं है वो देख लें। A and B throw a die alternately till one of them gets a 6. A and B throw a die alternately till one of them gets a 6. दो दोस्त हैं, वो तब तक डाई थ्रो करेंगे जब तक 6 नहीं आ जाता। जैसे 6 आएगा वो गेम जीत जाएगा। दो दोस्त हैं, डाई थ्रो कर रहे हैं, तब तक ही थ्रो करेंगे जब तक 6 नहीं आता। जैसे पहले समक्ष ने डाई को थ्रो किया, 6 नहीं आया, तो टर्न किसके पास जाएगी, दक्ष के पास। फिर दक्ष ने थ्रो किया, 6 नहीं आया, तो टर्न किसके पास आएगी, वापिस समक्ष के पास। समझ गए ना? तो ऐसे जब तक 6 नहीं आता ये गेम चलता रहेगा। तो फाइंड द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग इफ ए स्टार्ट्स द फर्स्ट। रिस्पेक्टिव का मतलब होता है दोनों की विनिंग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और गेम किसने स्टार्ट किया, ए ने स्टार्ट किया। तो ये क्वेश्चन है एग्जांपल 36।
अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। बोर्ड पर देखना, बहुत ही स्पेशल स्टाइल से इसका आंसर आएगा, इसलिए सबकी नजर बोर्ड पर होनी चाहिए। आसान भी नहीं है, पहले समझना पड़ता है इसको। देखो आप 6 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी? 1/6। तो मैं इसको बोल देता हूं P। क्या बोल देता हूं मैं? P। P मेरा 1/6 है, P का मतलब पास। Q है बच्चों फेल। फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/6। वे 6 नहीं आया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/6। अब बच्चों इफ A स्टार्ट्स द फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज विनिंग। कोई नोट नहीं करेगा, केवल देखोगे आप कि मैं कैसे कर रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज विनिंग। पहली बार A ने टॉस किया और ये गेम जीत गया बच्चों, तो इसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6। वो बाद में लिखेंगे, ठीक है। P A अभी मैं P A लिख देता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज विनिंग क्या है? P ऑफ A। अब मैं इसके बाद क्या करता हूं, मान लो ये हार गया, मैं 3 लाइनों का गैप दे देता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज विनिंग, मैं गैप दे रहा हूं बच्चों, B इज विनिंग। अब एक बात बताओ, B को चांस कब मिला? यस, B को चांस तब मिला जब A हारा। अब अगर A जीत जाता, अगर B जीत जाता है बच्चों, तो B के जीतने में A की हार भी इंक्लूड है। समझो इस बात को। PA बार इंटू PB। B को चांस तब मिला जब A हारा, तो इसके जीतने में ना उसकी हार भी छुपी हुई है। यानी अगर समक्ष हारता है तो दक्ष को खाली क्रेडिट नहीं मिलता, क्रेडिट उसको तब मिलेगा जब समक्ष हारेगा, तो समक्ष कहेगा भाई मैं हारा हूं तो तू जीता है ना, मैं हारा हूं एंड तू जीता है, तो मल्टीप्लाई, राइट। अब सपोज करो B फिर हार गया, नहीं आया 6, या चल रहा है, या अब ये नहीं मतलब नहीं जीत पाया। अब नहीं जीत पाया तो टर्न किसके पास जाएगी? अब बच्चों इसके हारने की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे हम। पहले हम PB बार लिखेंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? P ऑफ A लिखेंगे, लेकिन ये गलत है। इसमें बच्चों P ऑफ A बार फिर आएगा, P ऑफ A बार भी आएगा। बताओ क्यों? क्योंकि देखो पहले ना हारता तो उसको दोबारा टर्न कैसे मिलती? पहले वो हारा, फिर इसको चांस मिला, फिर ये हारा, फिर दोबारा चांस मिला, तो इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी में 2 बार हार छिपी हुई है, 2 बार टेल आया, 2 बार 6 नहीं आया। अब बार बार इस चीज को समझाने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रिक बताते हैं बच्चों को कि देखो P ऑफ A, फिर P ऑफ A बार हो गया, फिर P ऑफ A बार इंटू P ऑफ B बार इंटू P ऑफ A हो गया। अब बच्चों बताओ यहां पर क्या होगा? P ऑफ A बार इंटू P ऑफ B बार, फिर इंटू P ऑफ A बार, फिर इंटू P ऑफ B। एग्री बच्चों? समझ गए ना? फिर अब दोबारा बताओ यहां पर क्या होगा? P ऑफ A बार इंटू P ऑफ B बार, ये वाला इंटू P ऑफ A बार इंटू P ऑफ B बार इंटू P ऑफ A। एग्री बच्चों? ये गेम इनफाइनाइट गेम है, ये चलता रहेगा। अब नीचे भी ऐसे बच्चों क्या आएगा पता चल गया ना? कर लोगे ना? समझ आ गया ना? अब बच्चों इसको लिखना कैसे है वो आप देखो। पहले हम लिखेंगे 1/6। जो 1/6 लिखेंगे हम यहां पर, प्लस में यहां पर क्या लिखूंगा? 5/6 इंटू B के हारने की 5/6 और A के जीतने की, फिर यहां पर 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6 टिल इंफिनिटी, 1 2 3 4। अब यहां आ जाओ, 5/6 इंटू 1/6 प्लस 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6। एग्री बच्चों? कोई डाउट? अब अच्छा और शॉर्टकट में देखते हैं, 1/6 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर इंटू 1/6, फिर 5/6 की पावर 4 आएगी इंटू 1/6 टिल इंफिनिटी। यहां पर देखो आप 5/6 इंटू 1/6 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर इंटू क्यूब इंटू 1/6, राइट। अच्छा अब ट्रिक बताता हूं तुम्हें, देखो 1/6, 5/6 की पावर 1, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 4, फिर यहाँ 5। गुड, बहुत अच्छा।
बढ़िया आंसर दिया तूने, तुझे आंसर जीपी बन रही है बच्चों। ध्यान से देखो आप, ये ट्रिक समझ गए। मान लो ये कुछ भूल भी जाओ तो ट्रिक याद आएगी ना तुम्हें। 1/6 फिर i/6 की पावर 1, पहली पावर 1 फिर पावर 2, साथ में 1/6 लगाते रहो, फिर पावर 3 इंटू 1/6, फिर पावर 4 इंटू 1/6, फिर पावर 5 इंटू 1/6 एंड सो ऑन। लेकिन ये ट्रिक केवल इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल है। अगर मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दूं तो ये ट्रिक एक्चुअल मेथड ये है बच्चों। जिस बच्चे को ये मेथड समझ आया ना वो कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकता है। मैं लैंग्वेज जो मर्जी चेंज कर दूं, जिस बच्चे को ये वाला स्टेप समझ आ गया ना वो सोल्व कर सकता है। पर जो बच्चा ये रट के जाएगा ना वो फंस सकता है। सेम क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, नहीं तो फंस जाएगा। अब बच्चों मैं क्या करूंगा, ये इनफाइनाइट जीपी है, बताओ एस इंफिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है? E अपॉन 1 माइनस आर, और आर क्या होना चाहिए? मॉडुलस आर लेस देन। ये फॉर्मूला लगा दो, E अपॉन 1 माइनस आर। आर क्या होता है बच्चों? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। अच्छा कैसे पता चला जीपी है बच्चों? रेशियो सेम। आप देखो ना, दिस अपॉन दिस करो 5/6 का होल स्क्वायर आएगा, फिर दिस अपॉन दिस करो तो भी 5/6 का होल स्क्वायर आएगा। तो रेशियो सेम है तो ये जीपी है और ये इनफाइनाइट है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारे क्वेश्चन में एग्जाम में ये कर दूं कि केवल ये 3 बार थ्रो किया गया, 3 बार थ्रो किया गया, नहीं तो सोचो क्या बनेगा? एक बार ये, फिर एक बार ये वाला केस बनेगा, फिर यहां रुक जाएगा। 3 बार तो थ्रो किया गया। या ऐसा बोल दूं दोनों ने 3-3 बार थ्रो करना है, तो 3-3 बार थ्रो करना है ना दोनों ने, तो फिर 3 इसके बनेंगे और 3 इसके बनेंगे, एक को इसका और बनाना है। इनफाइनाइट वाला गेम खत्म हो जाएगा ना। नहीं ऐसी लैंग्वेज बन सकती है, ठीक है ना। तो 1/6 माइनस यहां पर कितना आ गया? आर कितना हो गया बच्चों? 25/36। भाई रेशो, इसको इससे डिवाइड करो, सोल्व करो। 1/6 या 11/36 है तो 36/11, तो ये 6/11। और इसको जब सोल्व करोगे ना, यहां भी फॉर्मूला लगा लेना, 5/36 अपॉन 1 माइनस, ये हो गया 5/36, 1 माइनस, रेशियो सेम रहेगा 25/36, इसका आंसर आएगा 5/11। क्लियर? तो इसका आंसर 5/11 आएगा और उसका आंसर 6/11 है। ये आंसर है, ये नोट कर लो आप। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने किया है। यस बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में ही जो अभी हमने क्वेश्चन किया है इसी में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं लैंग्वेज के अंदर। लिखो आप, A एंड B थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस। पहले था सिंगल डाइस, बस मैंने अ पेयर ऑफ डाइस कर दिया। A एंड B थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस ऑल्टरनेटली। A एंड B थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस ऑल्टरनेटली। क्लियर? अब ध्यान से सुनना लैंग्वेज को। A wins the game. A wins the game if he gets a total of 6. लिख रहे हो ना? A wins the game if he gets a total of 6. यानी अगर टोटल ऑफ 6 आता है तो A जीतता है। And B wins the game. And B wins the game if he gets a total of 7. दोनों को अलग कर दिया ना मैंने। अब फॉर्मूला याद, अब ये वाला फॉर्मूला लिखना आना चाहिए ना बच्चों को। अब वो पहले वाली ट्रिक फेल हो जाएगी ना, क्योंकि A के जीतने के लिए टोटल 6 आना चाहिए और B के जीतने के लिए टोटल 7 आना चाहिए। इफ A starts the game, लिखो, if A starts the game, if A starts the game, find the probability of winning the game by A, of winning the game by A in third throw of pair of dice. यहां मैंने इनफाइनाइट नहीं बोला, मैं इनफाइनाइट भी बोल सकता हूं। अगर मैंने इनफाइनाइट बोल दिया मतलब तो जीपी लगानी पड़ेगी हमें, इनफाइनाइट जीपी। लेकिन इसमें क्या बोला है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम बाय ए
in third throw of pair of dice. राइट, थर्ड थ्रो की जगह पर फोर्थ थ्रो भी आ सकती है, फिफ्थ थ्रो भी आ सकती है, सिक्स थ्रो इतनी लंबी नहीं आएगी, फिर तो बहुत बड़ा लिखना पड़ेगा बच्चों को, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखना बच्चों कि ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज विनिंग, टोटल 6 आना चाहिए। 6 के सेट क्या क्या होते हैं बच्चों बताओ, 6 के सेट क्या क्या होते हैं, 6 के सेट होते हैं 4 2 2 4 3 3 5 1 1 5 और बोलो बस, तो 3 और 2 5, तो 5/36, तो ए के जीतने की क्या है 5/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज विनिंग, टोटल 7 आना चाहिए बच्चों, टोटल 7 के लिए क्यों भाई 4 3 नहीं होता भाई, 3 4 5 2 2 5 6 1, क्या हो गया हितिक तुझे समझ आ गया, कितने सेट बन गए 1 2 3 और 3 6, तो 6/36 यानी 1/6, कोई डाउट। टोटल ऑफ 7 2 5 तो बोला था। अच्छा तूने खाली ये पेयर बता रहा था, तो 4 3 3 4 5 2 2 5 6 1 1 6, हाँ तो मैंने ठीक है। अब बच्चों अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग आ गया। अब चलो अब यहां पर आ जाओ, ए ने गेम स्टार्ट किया बच्चों, ए स्टार्ट द गेम, तो ये जीत गया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी पी ऑफ ए। अगर ये हार गया तो टर्न किसके पास आएगी, बी के पास, तो पी ऑफ ए बार इंटू पी ऑफ बी, पी ऑफ ए बार इंटू पी ऑफ बी। अब ये अगर हार गया तो टर्न यहां आएगी, ये थर्ड थ्रो है ना बच्चों तुम्हारी, थर्ड थ्रो ये वाली होगी ना, बस ये बताना है, इसका आंसर बताना है, वही कह रहे हैं इसका आंसर बता दो। मैंने जो क्वेश्चन की लैंग्वेज दी है ना, उन्होंने कहा है इसका आंसर बता दो बस। थर्ड थ्रो तो ए के पास आई है ना। अब बच्चों क्या होगा इसका आंसर, बस इसका आंसर बता दो, पी ऑफ ए बार यानी ये फेल होने की प्रोबेबिलिटी 31/36 इंटू पी ऑफ बी बार, इसकी फेल होने की 5/6, और फिर पी ऑफ ए 5/36, तो ये तुम्हारा आंसर है। इसको सोल्व कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, इसको कितना हो जाएगा, जो भी आएगा आंसर बता दो मुझे मल्टीप्लाई करके। कुछ कटिंग हो रही है क्या, कटिंग तो नहीं हो रही ना। 31 5 5 36 6 और 36, तो ये आ रहा है 7 5 5 अपॉन में 777 आ रहा है बच्चों, चेक करना। हाँ सर ये दे दो। 777 तू नहीं मल्टीप्लाई नहीं करेगा तू है। हाँ बच्चों एग्जाम में साथ ले जाइए बुक को। 775 अपॉन में 776, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा थर्ड थ्रो में। अच्छा अगर मैं इसे थर्ड थ्रो की कंडीशन ना लगाता, फाइंड द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग निकालता, तो इसमें भी फिर तुम इनफाइनाइट जीपी बनाते, इसमें भी बनाते, फिर दोनों में ये वाला फॉर्मूला लगाते। तो इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा, लेकिन अगर इनफाइनाइट जीपी बनती तो ये वाला फॉर्मूला लग जाता। क्लियर बच्चों। यस बच्चों देखना आप इधर, बैग स्पेशल क्वेश्चन है बच्चों, आरडी शर्मा का है, ट्रिपल टी लगा देना। बैग ए बैग बी, राइट, दो बैग है हमारे पास, इसमें रेड है बच्चों 3 और जो ग्रीन बॉल्स हैं 5 है, और इसमें जो रेड है 4 है, और जो ग्रीन है बच्चों वो भी 4 है। दो बैग है हमारे पास और दोनों में मैंने बॉल्स बता रखी हैं, रेड 3 और ग्रीन 5 और रेड 4 और ग्रीन 4। क्लियर, यहां तक समझ आ गया। अब लैंग्वेज सुनना बच्चों ध्यान से, जो लैंग्वेज मैं बता रहा हूं वो लैंग्वेज तुमने पहले नहीं देखी। Two balls are drawn from bag A. Two balls are drawn from bag A and transferred to bag B. Two balls are drawn from bag A and transferred to bag B. Now,
2 balls are drawn from bag B. Now 2 balls are drawn from bag B. What is the probability that one is red and one is black, one is green, one is red and one is green? What is the probability that one is red and one is green? क्वेश्चन आप पढ़ लो एक बार, क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लो, ध्यान से देखो मैंने क्या बोला है कि 2 balls are drawn from bag A to bag B, transferred from bag A to bag B. अब सोचो बच्चों क्या क्या हो सकते हैं कि 2 बॉल तुमने बैग ए से निकाली है, क्या क्या हो सकता है सोचो आप, या तो दोनों रेड होंगी या दोनों ग्रीन होंगी या एक रेड और एक ग्रीन होगी। वहां से हमने एक रेड और एक ग्रीन चाहिए, वो बात की बात है, पर कितने केस बनेंगे? 3 तो बनेंगे। एग्री बच्चों? तो देखो केस 1 में लिखो व्हेन 2 red ball transferred to B from A to B, when 2 red ball from A transferred to bag B. 2 रेड बॉल बच्चों ट्रांसफर हो रही है। अब सोचो बच्चों क्या होगा, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिख देना, रिक्वायर्ड तो बात गलत है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐसे लिखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रेड एंड 1 ग्रीन फ्रॉम B इज इक्वल टू देखो सुनो क्या क्या होगा, 2 रेड बॉल निकालिए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों 2 रेड बॉल निकालने की, यहां से 3C2 अपॉन 8C2 इंटू, अब ये 2 रेड बॉल यहां चलेगी बच्चों, तो यहां कितनी होगी? 6 होगी, 6 होगी, पर मुझे यहां से क्या निकालनी है? एक रेड और एक ग्रीन, तो इंटू 6C1 इंटू 4C1 अपॉन 10C2, निकाली तो 2 है ना। ध्यान इस समझ आया मैंने क्या बोला? पता चला मैंने क्या बोला? स्टेप समझ आए? राइट, सोल्व करने की हेडिंग तुम्हारी। आगे चलते हैं केस 2 पर। हाँ, ये 3C2 का 8C2 को करें। बेटे 3C2 का 8C2 को करें। पहले यहां से 2 रेड बॉल निकाली, 2 रेड बॉल यहां से निकाली है ना, तो सर उससे तो क्यों? फिर उसकी प्रोबेबिलिटी कौन सी 2 रेड बॉल आएंगी? यहां भी तो 3 है, इसमें से कोई भी 2 आ सकती है, तो 3C2 अपॉन 8C2। मतलब तो बैग बी से है ना? नहीं ऐसा नहीं है, जहां से 2 रेड बॉल निकाल रहे हो उसकी प्रोबेबिलिटी एंड वहां से जो 1 रेड उसकी प्रोबेबिलिटी दोनों मल्टीप्लाई होंगी। 2 केसेस हैं ये, पहले यहां की प्रोबेबिलिटी एंड वहां की प्रोबेबिलिटी, ऐसे। अब बच्चों when 2 green ball transfer, when 2 green balls transferred from A to B, अब 2 ग्रीन बॉल ट्रांसफर कर दो बच्चों, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रेड एंड 1 ग्रीन फ्रॉम B, यहां से 2 बॉल पहले निकालो, यहां से 2 बॉल निकालोगे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5C2 अपॉन में 8C2। अब 2 ग्रीन यहां चली गई है, बताओ मुझे, बोलो 4C1 इंटू 6C1 अपॉन में 10C2। सोल्व करते रहना। अब केस 3 बच्चों, सोल्व करना तुम्हें आता है, रॉयल्टी खत्म होने वाली है। केस 3 बच्चों, केस 3 में क्या होगा बोलो? when 1 red and 1 green, अब लिखो when 1 red and 1 green transferred from A to B, एक रेड और एक ग्रीन ट्रांसफर किए। मैंने वैसे भी बोला था 8 बजे भेजूंगा, मैंने व्हाट्सएप भी डाल दिया था, इसलिए कोई पेरेंट्स परेशान नहीं होंगे। 1 रेड एंड 1 ग्रीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम A to B। अब बच्चों यहां से बताओ बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रेड एंड 1 ग्रीन फ्रॉम B बैग इज इक्वल टू, अब बताओ इसका आंसर, पहले यहां से निकालोगे ना, 3C1 इंटू
5c1 अपॉन 8c2। अब बच्चों एक रेड यहाँ पर चलेगी और एक ग्रीन यहाँ पर चलेगी, क्या 5 होगी ना बच्चों? तो 5c1 इंटू 5c1 अपॉन 10c2। अब बताओ क्या तीनों केस होंगे? नहीं, या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा। जब या की सेंस आती है तो क्या करते हैं? प्लस। तो केस 1 प्लस केस 2 प्लस केस 3, तीनों के आंसर को प्लस कर देना। वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आंसर सही निकालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी। सोल्व करना तुम्हें आता ही है। समझ आ गया ना? तो इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर एक क्वेश्चन मुझे और करवाना है। ध्यान से सुनना बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। हाँ बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो आप। एक बैग में बच्चों व्हाइट बॉल्स एम में, अगर 2 3 लिखा होता ना तो तुम्हारे लिए इजी हो जाता, लेकिन ये लिखा ही एम हुआ है। व्हाइट बॉल्स एम में और ब्लैक एन ने एक बॉल निकाली और उसको मैंने वापस डाल दिया। ध्यान से सुनो, एक बॉल निकाली, मैंने उसको वापस डाल दिया। मुझे नहीं पता वो कौन से कलर की है, मान लो वो व्हाइट है, तो मैंने जिस कलर की बॉल निकाली है ना उसी कलर की ना के बॉल्स, नंबर ऑफ की क्वांटिटी है, के बॉल्स मैंने वापस डाल दिए। 1 बॉल इज ड्रॉन, 1 बॉल इज ड्रॉन, एक बॉल निकाली, राइट? रिटर्न टू बैग, रिटर्न टू बैग, बैग में वापस डाल दी, रिटर्न टू बैग प्लस के एडिशनल बॉल्स, के एडिशनल बॉल्स ऑफ सेम कलर, ऑफ सेम कलर, यानी सेम कलर की मैंने के बॉल्स और डाल दी। लैंग्वेज समझ आई? अब के नहीं लिखा हुआ ना, सारे एम और एन में है ना, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। 2 3 4 होता, मान लो 2 है या 3 है, यहाँ पर 4 है, तो क्वेश्चन बड़े आसान बन जाए। ये मुश्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि एम एन और के, अदरवाइज बहुत आसान है। अब के एडिशनल बॉल्स में डाल दी, अब फिर एक बॉल निकाली है, वो व्हाइट आनी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? Again 1 ball is drawn, find the probability that it is white, find the probability of white ball, find the probability of white ball। अब फिर एक बॉल निकाली है तो व्हाइट होनी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो व्हाइट होनी चाहिए। भाई 2 केस बनेंगे। केस 1 में क्या बनेगा बच्चों बताओ? लेट व्हाइट बॉल ट्रांसफर, नहीं, बॉल ड्रॉन इज व्हाइट, तो केस 1 बनेगा कि बॉल ड्रॉन, जो तुमने बॉल निकाली है, इज व्हाइट, बॉल ड्रॉन इज व्हाइट। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों? m अपॉन m प्लस n। भाई m में से कोई एक आएगी ना बच्चों, MC1 m होता है, m में से कोई एक आएगी तो m प्लस n में से, तो बॉल ड्रॉन इज व्हाइट, ठीक है। अब मैंने कितनी बॉल्स डाल दी बच्चों? के, तो अब के उसी कलर की मैंने के बॉल्स डाल दी, तो यहां पर m प्लस के हो जाएगा, यहां n रहेगा, बोलो। फिर मैंने एक बॉल निकाली है, वो व्हाइट आनी चाहिए। ये व्हाइट कहां से है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 व्हाइट फ्रॉम बैग, क्लियर? अब फिर अब दोबारा निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 व्हाइट फ्रॉम सेम बैग। अब कितनी होगी बच्चों? m प्लस के ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा बच्चों? m प्लस के प्लस n। अब इन दोनों में एंड की सेंस है ना, ये भी हो रहा है एंड ये भी हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करोगे ना, तो बच्चों इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी केस 1 की हो जाएगी, टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी m अपॉन m प्लस n इंटू m प्लस के अपॉन m प्लस के प्लस n। ये केस 1 का आंसर है। अब मैं केस 2 करूंगा, ठीक है। तो केस 2 बच्चों, केस 2 में मैं क्या करूंगा, सोच के बताओ मैं क्या करूंगा। केस 2 बच्चों, केस 2 में मैं क्या करूंगा कि when ball drawn is black, when ball drawn is black, तो बच्चों क्या होगा सोचो? प्रोबेबिलिटी of 1 black
1 ब्लैक फ्रॉम बैग इज इक्वल टू n अपॉन m प्लस n। अब फिर बच्चों अब बताओ, मैंने सेम कलर की बच्चों व्हाइट तो m थी ना, अब सेम कलर की मैंने k बॉल्स डाल दी तो n प्लस k होगी। लेकिन अब जो मैंने दोबारा बॉल निकाली वो तो व्हाइट आनी चाहिए ना, 1 व्हाइट, एक बॉल व्हाइट निकालनी है, अब व्हाइट फ्रॉम बैग। क्वेश्चन समझ आया था ना, हमें दोबारा व्हाइट बॉल ही चाहिए। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा सोचो, m अपॉन m प्लस n प्लस k। अब टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी n, नहीं बेटे इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करो भी, n इंटू n अपॉन m प्लस n इंटू m अपॉन m प्लस n प्लस k। बोलो बच्चों कोई डाउट, ये कहानी समझ आई तुम्हें, राइट? लेफ्ट वाली लैंग्वेज हटा दूं? नहीं सर, पहले दोनों। अच्छा चलो, अब पहले इन दोनों को प्लस करना है, लेफ्ट वाली लैंग्वेज नोट कर लो, मैं इसको रब करूंगा अभी। हाँ बच्चों, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बच्चों, तो दोनों केसेस को प्लस कर दो आप, केस 1 प्लस केस 2। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, पहले वाले का आंसर था m अपॉन m प्लस n इंटू m प्लस k अपॉन m प्लस k प्लस n, और प्लस में m अपॉन m प्लस n। जरा सी m और n में गड़बड़ होगी ना बच्चों तो गलत हो जाएगा। एलसीएम बच्चों दोनों का सेम आ रहा है, एलसीएम आ रहा है m प्लस n और m प्लस n प्लस k। अब ऊपर मल्टीप्लाई करो, m इंटू m स्क्वायर प्लस m k प्लस m n। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? n स्क्वायर क्या होता है? m इंटू m स्क्वायर, तो सही है। सही है सही है। तो इसके फैक्टर्स कोई थोड़ी बनेंगे, सर, ये गलत। कुछ गलत हुआ है। वन फ्रॉम बैग m by m। एक सेकेंड, N वन plus वन k ब्लैक आएगा। बॉल, वन ब्लैक बॉल हमने निकाली यहां से, तो n अपॉन m प्लस n आया। फिर हमने सेम कलर की k बॉल्स डाल दी हमने, तो n plus k upon m plus n तो plus n k। प्लस k आया। लेकिन हमने निकाली तो वाइट, वाइट है ना, वाइट है तो m अपॉन m प्लस n प्लस k आएगा ना, m इंटू m प्लस k प्लस m इंटू n। यहाँ तक ठीक है। तो उसके बाद m अपॉन m प्लस n आंसर चेक करो बच्चों, करो इसको, यस बच्चों। तो अब बच्चों यहां से आप कॉमन ले लो, m ऊपर से कॉमन आ रहा है ना, m कॉमन आ गया तो अंदर एक m बच गया, फिर प्लस में k बच गया, फिर प्लस में n बच गया, और नीचे मेरे पास है m प्लस n और इंटू m प्लस p प्लस n। ठीक है, तो ये m कॉमन ले लिया मैंने, तो ये कैंसिल हो गया। तो तुम्हारा आंसर आ गया m अपॉन m प्लस n। ये फाइनल आंसर है, जिसे इंडिपेंडेंट ऑफ k, यानी वही कहना चाहते हैं कि आप नंबर ऑफ बॉल्स कितनी मर्जी डाल दो, उसका कोई लेना देना नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, हाँ राइट बच्चों, प्रोबेबिलिटी ओवर बच्चों।